छात्रों, आज हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में बताना चाहेंगे। जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्यों को संगठित रचना बनाए रखते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ एक शब्द है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है जैव प्रक्रियाएं। अनुरक्षण उसे कहते हैं जो जैव प्रक्रियाएं करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम को जैव प्रकरण में हम विस्तार से, यह बहुत बड़ा चैप्टर है और कई पार्ट में इसका वीडियो बनाया जाएगा। तो जैव प्रक्रम के रूप में पहले इसका परिभाषा हमने जान लिया कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी जैव प्रक्रियाएं का कार्य करते हैं, अर्थात जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्यों को संगठित रचना बनाए रखते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण क्रिया दूसरा है। ये पहला पॉइंट था आपका, ये दूसरा पॉइंट है। अनुरक्षण क्रिया या जैव प्रक्रिया, इसकी परिभाषा होती है कि सभी जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए सभी जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जीव अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है। जीव पर्यावरण से किस प्रकार ऊर्जा ग्रहण करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। कह रहा है कि सभी जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, आपको विस्तार रूप से आगे बताते जाएंगे। आपको भी पता है, सबको पता है कि कोई भी कार्य, कोई हम कार्य करते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या आदमी चल रहा है, कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को जीव जो है अपने पर्यावरण यानी क्लाइमेट से प्राप्त करता है, अपने वातावरण से कि जो साधन होते हैं उनसे प्राप्त करता है। और इसका एकमात्र उपाय है कि बिना हम ऊर्जा का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जीव को जीने के लिए, जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यह कैसे कैसे हम ग्रहण करते हैं, इसको हम देखते हैं, उपयोग में लाते हैं। पहला हमारा होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है परिवहन या वहन, और चौथा होता है उत्सर्जन। ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। यहाँ पर एक और चीज आप जान सकते हैं इसके माध्यम से कि जीव और निर्जीव, ये दोनों का अंतर, निर्जीव, इन दोनों का अंतर करने का भी यह एक साधन है। जीव उसे कहते हैं, सामान्य भाषा में बता दें, कि जो पोषण यानी अपने जीने के लिए पोषण का कार्य करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं, उनके अंदर परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। ये जो क्रियाएं करते हैं वो जीव कहलाते हैं, और जो ये क्रियाएं नहीं करते हैं वो उसी को निर्जीव कहते हैं। ये जीव और निर्जीव की सामान्य परिभाषा है। विस्तृत रूप से आप, जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता, कहते हैं लोग कि पादप जगत, ये दोनों जो है पादप और जंतु, ये दोनों जो है जीव के रूप में माने जाते हैं। पादप उसे कहते हैं जो पौधे होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो जन्म लेते हैं वे पादप होते हैं। इनके अंदर भी देखेंगे तो पोषण होता है, पौधा श्वसन भी करता है, इसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम के द्वारा परिवहन भी होता है,
और पौधा उत्सर्जन भी करता है। अगर उत्सर्जन नहीं करता तो शायद जीव का जीना मुश्किल है। इसको विस्तृत रूप से आगे बताया जाएगा। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं पोषण। पोषण क्या है? सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के विभिन्न घटक जो ऊर्जा, अभी यहाँ देखे हैं ऊर्जा की जरूरत है। भोजन के विभिन्न घटक जो ऊर्जा वृद्धि या उपापचय के नियमन हेतु पदार्थ प्रदान करते हैं, उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। अब इस पोषक पदार्थ में दो प्रकार के होते हैं। जैसे पोषक पदार्थ में यहाँ देख रहे हैं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये तमाम चीज़ें जो हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न इसमें से जो घटक है भोजन के द्वारा, भोजन में जो विभिन्न घटक है, यहाँ हमने ऊर्जा के बारे में बताया, वृद्धि के बारे में। वृद्धि कोशिकाएं द्वारा होती है। कोशिका जब विभाजित होती है तो जीव जो है वो वृद्धि करता है। और या उपापचय, उपापचय जो होता है इसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय का मतलब होता है कि सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। अब जैसे रासायनिक क्रिया, ऊपर इसको मिटा देते हैं। अब रासायनिक क्रिया क्या है जनरल रूप में जान लें। अब जैसे CO2 है, CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें C है और O2 मिलता है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। जैसे हम दूध लेते हैं, अगर दूध का भोजन करते हैं, पीते हैं, तो उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें विटामिन होता है, उसमें वसा होता है, यानी सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं। लेकिन वो दूध को हम जनरली दूध जानते हैं, लेकिन जब वो शरीर के अंदर जाता है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। उसी रासायनिक क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को ले लें। इसमें 3 तत्व होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। यानी इसमें तीनों तत्व जब मिलते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि कोई भी जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो तीसरे तत्व का निर्माण होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब इसका संबंध होता है 1 संबंध है 2 संबंध है 1, यानी यहाँ 6 है, 6 दूनी 12 और यहाँ फिर 6 हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार से सांकेतिक रूप होता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो जाए तो यह हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह से तमाम पोषक पदार्थ की वजह से ये पोषण का कार्य होता है और इससे हमको ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर में जब यही पोषक पदार्थ कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य के रूप में विकसित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हमारी कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होती हैं। और जब विभाजित होती हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यानी 2n के रूप में विभाजित होती हैं। तो जा करके हमारा किसी भी पादप का हो या जीव का हो, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो आइए फिर इसके हम उपापचय के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। चलो आइए देखते हैं उपापचय के बारे में। उपापचय क्या होता है? अभी मैं बताया भी जनरल रूप से, लेकिन परिभाषा नोट कर लें। जीव शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं, अभी रासायनिक क्रिया के बारे में हमने साइट में बताया, वो उपापचय कहते हैं। जीव में जो रासायनिक क्रिया होती है वह हमारा उपापचय होती है। यह
दो प्रकार की होती है। पहला हम देखते हैं उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं यह निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। निर्माणकारी का मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में कुछ निर्माण किया जाता है। इसमें कैसे निर्माण होता है? इसमें सरल पदार्थ जो होते हैं, सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य तमाम सरल पदार्थ हैं, सरल पदार्थों के संश्लेषण से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। सरल पदार्थ जो होते हैं जब उनका संश्लेषण होता है तो वो जटिल पदार्थ में ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ये जो क्रियाएं होती हैं इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन यह क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो सरल जो पदार्थ है वो जटिल पदार्थों में बदल जाता है, यानी जटिल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उसे हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन ये आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे करते हैं। तो अब उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, पौधे के अंदर क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तब जा करके यह हमारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सरल पदार्थ जो है वो जटिल पदार्थ में बदल जाएगा। दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं। दूसरा यहाँ है अपचयी क्रियाएं। ये विघटनकारी क्रियाएं होती है। विघटनकारी यानी तोड़ने वाली, टूटने वाली, विघटन होने वाला। तो यह विघटनकारी क्रियाएं होती है। इसमें जटिल पदार्थों के विघटन से ठीक इसका उल्टा हो जाता है कि जटिल पदार्थ के विघटन से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। जो जटिल पदार्थ है, अब जैसे श्वसन क्रिया, अभी आपने यहाँ देखा कि सरल पदार्थ को, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक जनरल उदाहरण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सरल पदार्थ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जटिल पदार्थ जो है, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जटिल पदार्थों का जब विघटन होता है, यानी जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसमें सरल पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे श्वसन करने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यानी यहाँ सरल पदार्थ जो है वो विघटन होकर के जटिल पदार्थ टूट करके सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसको कहते हैं उपापचय। ये दो क्रियाएं हो गई, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। इन दोनों क्रियाओं को समझने के बाद आपको आगे जो है यह प्रकाश संश्लेषण क्या है और जो भोजन के बारे में, भोजन को हम कैसे वृद्धि का रूप लेता है, कैसे वो चेंज करता है शरीर के अंदर, इसके बारे में बताएंगे। आइए हम देखते हैं अब पोषण के बारे में। पोषण को पीछे अभी बताए, पोषण के बारे में। अब पोषण के कार्य क्या क्या होते हैं। पोषण जब हमें भोजन करते हैं तो उसके और कार्य क्या है। तो ऊर्जा के बारे में हम बता दिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए। वृद्धि के बारे में भी आपको बताया कि वृद्धि जब हमारा वृद्धि कोशिकाएं जब टूटती हैं तो शरीर का वृद्धि होता है, उसमें हमारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है। पोषण जब हम लेते हैं तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य से कोशिकाएं, पिछली कक्षा में आप कोशिका के बारे में पढ़े होंगे कि कोशिकाएं जब विस्तृत होती हैं तब जा कर के वो टूटती हैं, और टूटती हैं तो जा कर के हमारे शरीर का विकास होता है, चाहे वो पादप हो चाहे जीव हो। मरम्मत, तीसरा मरम्मत है। तो मरम्मत का क्या काम होता है कि जब हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती हैं, सेल टूटते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं, ऊतक टूटते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं, तो उनका ये टूट फूट जो होती रहती है, उनका मरम्मत का कार्य हमारे शरीर में करते रहते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह से ये नियामक पदार्थों का जो है, अपना भोजन के माध्यम से हम नियामक पदार्थों का भी निर्माण करते हैं। नियामक पदार्थ जब हमारा निर्माण होता है उसमें सारे तत्वों को समाहित किया जाता है। और पांचवा जो है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, जैसे जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। आज के समय में उसको बताना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में महामारी फैली है, तो अगर हम उस तरह के भोजन लेते हैं, उसी को देखना है कि ये प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी क्षमता हमारी कितनी होती है।
ये विज्ञान के माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब तक हमारे शरीर में किसी भी विषाणु जीवाणु को रोकने के लिए हमारे प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो हम रोग ग्रसित हो जाते हैं, हम रोग के अटैक में आ जाते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता हमारी सबसे अधिक होनी चाहिए और इसका एकमात्र है वो पोषण होता है। अगर हमारा सही पोषण नहीं होगा, हमारा सही खाने पीने का ढंग नहीं होगा, हमारे अंदर उस तरह के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं, अगर उनका हम सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकता है। अब इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें WBC, RBC जो हमारे रेड में, हमारे ब्लड में जो रेड सेल होती है, वाइट सेल होती है, वाइट सेल जो होती है वो प्रतिरोधक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा वो जीवाणुओं को अपना रोकने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार, पोषण कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखें, यह 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पोषण जो है 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी और विषमपोषी, इसके बारे में हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थ तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत के सहायता से भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव और इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन बनाता है तो उसको हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और ये जो विधि होती है, इसकी विधि जो होती है, उस विधि को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो इसका कार्य करने की जो क्रिया होती है, विधि होती है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु स्वतः भोजन बना लेते हैं। अब हरे पौधे कैसे भोजन बनाते हैं तो थोड़ा सा इसको साइड में बताए, फिर आगे मैं इसको बता रहा हूँ। मुख्य हमारा यही चैप्टर इसमें होगा कि जो हरे पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। फिर यहाँ से ध्यान से सुन लें कि सरल अकार्बनिक पदार्थ तथा बाह्य ऊर्जा के स्रोत की सहायता, बाह्य मीन्स बाहरी, बाह्य ऊर्जा के स्रोत के सहायता से जो भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और जैसे हरे पौधे, और जो यह विधि होती है उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी जो जीव स्वयं भोजन नहीं बनाते, यानी अपने आप भोजन नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि जैसे जीव हम लोग भी हैं, भोजन बनाने का यह तात्पर्य नहीं है कि हम घर पर भोजन बनाते हैं, इसको भोजन बनाना नहीं कहते हैं। हम अगर भोजन बनाते हैं तो वो दूसरे के दिए हुए पदार्थों से हम अपना भोजन बना के वो एक ग्रहण करने का माध्यम है, न कि हम स्वयं भोजन बनाते हैं। और उन्हें हम विषमपोषी या परजीवी कहते हैं। जैसे सभी जंतु हैं, अगर हम निर्धारित करते हैं तो हम ऊर्जा का हमारा स्रोत आएगा, तो कहीं ना कहीं हम भोजन का स्रोत आएगा तो हमारे पौधे पर डिपेंड है। किसी न किसी माध्यम से हम उसी पौधे का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अगर उसको साइक्लिक चक्र में देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो मांसाहारी जीव है वो मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाता है, शाकाहारी जीव जो है वो पेड़ पौधों को खाता है, और पेड़ पौधे जो है स्वतः अपना भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन बना लेते हैं। इसके आगे उसी को परजीवी। अब ये देखते हैं कि परपोषी जीव पोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। यहाँ बार बार मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ का आपको जानकारी होनी चाहिए, सरल और जटिल। ये दोनों तत्वों के बारे में आपको जानना चाहिए कि सरल और जटिल, यानी सरल माने आसान, जटिल माने कठिन। उन कठिन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन पदार्थों को जब उपयोग में ला लेते हैं तो सरल पदार्थों में खंडित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, और खंडित करके शरीर के उपयोग में लाते हैं। अब शरीर के उपयोग में, जैसे यहाँ देख लीजिए, ऊर्जा के उपयोग में लाते हैं, अब वो वृद्धि के रूप में लाते हैं, शरीर में जो टूट फूट होती है उसके उपयोग में लाते हैं। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं तो कोई कार्य करते करते जब हम थक जाते हैं
हमारी क्रियाएं शिथिल होने लगती हैं तो हमें ऊर्जा की कमी होने लगती है, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑलरेडी जो है हम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। जब ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं तो क्षणिक रूप से हमको ऊर्जा मिल जाती है। तो उस ऊर्जा का यही कारण है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को खंडित करके सरल रूप में वो तोड़ देता है, और सरल रूप में खंडित होता है तो उसका हम शरीर के उपयोग में ला लेते हैं, यानी ऊर्जा के रूप में, वृद्धि के रूप में, सारे कार्यों के रूप में ला लेते हैं। अब देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको बड़े ही कायदे से, बड़े अच्छे ढंग से आपको समझना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो जीव विज्ञान के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसको कई बार मैं बता चुका कि सरल अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ, भोज्य मीन्स होता है खाने वाले पदार्थ, में परिवर्तित कर देते हैं। अब जब परिवर्तित कर देते हैं जिसमें ऑक्सीजन एक उत्पादोत्व के रूप में मुक्त होती है, यानी जो इससे पैदा होता है उसको हम ऑक्सीजन जो मुक्त होती है, निश्चित तौर से हम उसी के बारे में इस पर विस्तार से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो इसका ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हो गया और ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र कह लेंगे। यह प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। अगर इसको आपको समझना है, ये सारे के सारे जो हैं कार्बनिक रूप से यानी रासायनिक रूप की क्रिया है, और आपको पता है इसमें देखेंगे तो सभी के सभी गैस के रूप में विद्यमान हैं। और जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन तत्व ही मुख्य रूप से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पौधों को चार तत्वों की जरूरत होती है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 लिख सकते हैं। दूसरा होता है जल, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जल है, यही हम आपको बता देते हैं, देख लें यहीं पर समझने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, और ये हो गया जल हो गया, दो हो गया। तीसरा आपको सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ये, और चौथा जो होता है क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? जो पत्ते, पौधों के जो पत्ते हरे होते हैं, तो अगर यह कंफर्म जान लें कि जिन पौधों के पत्ते हरे होते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, और वो क्लोरोफिल ये चार तत्वों की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, अगर ये चारों तत्व हैं तो यह गारंटी है, 100% गारंटी है कि वो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। यह भी नहीं है कि जिन पौधों के अंदर, बहुत सारे पौधों को आप देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, उनकी पत्तियां कुछ लाल होती हैं, कुछ दूसरे ढंग की भी पत्तियां होती हैं, तो उनके अंदर निश्चित तौर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, लेकिन वो पत्तियों के द्वारा नहीं, जो भी उनके डंठल हरे होते हैं उनके द्वारा होती है, और उनके जो रूप में हम चेंज करता है, वो भोजन बनाता है, उसको अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए उपयोग करता है। अब देखते हैं कैसे बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल है। ये तो समीकरण को संतुलित करने के लिए केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि समीकरण जब संतुलित होता है इसको संतुलित रूप लिखते हैं। और ये जो हमने यहाँ देख रहे हैं 12 लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे हैं, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखे हैं। अब जैसे देख लेंगे, जब समीकरण संतुलित करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको पता चलेगा, यहाँ कार्बन 6 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 24 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। तो हम इधर भी देखेंगे तो हमारा उतना हाइड्रोजन, उतना ऑक्सीजन, उतना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अब ये करता क्या है पौधा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जो गाड़ियां चलती हैं,
हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है और जल पौधे को जो है जड़ से मिलती है, वो जल जो है जड़ के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। कुछ जो है पत्तियों के माध्यम से बारिश के दिनों में ग्रहण करता है। जैसे आजकल देखते हैं बारिश के दिनों में पौधे सबसे ज़्यादा विकास करते हैं, हरे रहते हैं। उसका एकमात्र यही कारण है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करते हैं। गर्मी के दिनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, इसलिए कि सूर्य का जो वह भी एक मीडियम लाइट होनी चाहिए, प्रकाश इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि पौधे सूख भी जाए। तो वो पानी ग्रहण कर लेता है। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो पत्ते के अंदर जाता है और उस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है और उसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल, हमने बताया क्लोरोफिल आपको उस पौधे के पत्ती में है, तो निश्चित तौर से जब ये चारों मिलते हैं तो इसी को हमने पहले पीछे बताया था कि यही रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तब ये जाकर के इनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा ये हमको मिलता है C6H12O6। ये हमारा होता है शर्करा, इसको हम बोलते हैं शर्करा। अब इस शर्करा में बहुत प्रकार के शर्करा होते हैं, ये आपका चैप्टर अभी नहीं है। ये शर्करा होता है, जल है। अब जल देखते हैं जब पौधा वाष्पीकरण करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है, पीछे मैं बताया था कि उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो उसमें जल जो है वातावरण में जाता है। बारिश होने का यही एक कारण है कि वाष्पीकरण के द्वारा जल जो है पौधे पानी को ऊपर भेजते हैं। और जो ये मुख्य बात हमारा O2, ये हमारा है ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन। यही यहाँ देख रहे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। ये एरो का निशान बनाया है, मुक्त होने का मतलब ये वायुमंडल में चला जाता है। और यही ऑक्सीजन जो है सभी जीवों को जीने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए अति आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पादप जगत को और जीव जगत के बीच दोनों का एक ऐसा संबंध है जिसे अगर पादप को अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो भोजन नहीं बना सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, सबसे ज़्यादा जीव देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है पादप के लिए। अगर पादप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो ऑक्सीजन वो मुक्त नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा तो जीव की श्वसन क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए अगर ऑक्सीजन के अभाव में जीव मर सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में पादप भी मर जाता है। इसलिए दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसीलिए कहा जाता है कि आप पौधों का निर्माण करें, पौधे लगाएं। पौधे से वातावरण संतुलित बना रहेगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहेगी और जो जीव का जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो वातावरण में ज़्यादा अगर होगा तो निश्चित तौर से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ज़्यादा अगर पौधे रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते रहेंगे और ऑक्सीजन को मुक्त करते रहेंगे। इस तरह से एक दूसरे पर हम परस्परावलंबी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही, आगे आपको और चैप्टर बताएंगे। धन्यवाद।